नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। बड़ी खबर आ रही है दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन। G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी हुए शरीक। पीएम मोदी ने दुनिया को दिया फॉर्मूला, 6 नए इनिशिएटिव का दुनिया को दिया फॉर्मूला। जोहान्सबर्ग में G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल विकास के लिए 6 नए इनिशिएटिव का प्रस्ताव रखा। इसमें वैश्विक पारंपरिक ज्ञान भंडार की स्थापना, अफ्रीका स्किल मल्टीप्लायर पहल, ग्लोबल हेल्थ केयर रिस्पॉन्स टीम, नशीली दवाओं और आतंकवाद के गठजोड़ का मुकाबला करने की पहल, ओपन सैटेलाइट डेटा पार्टनरशिप और महत्वपूर्ण खनिज परिसंचारण पहल शामिल है। विकास पर आयोजित पहले सत्र में पीएम मोदी ने कहा कि इन पहलों से सर्वांगीण विकास हासिल करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि भारत के सभ्यतागत मूल्य आगे बढ़ने का रास्ता बनाते हैं। उन्होंने कहा कि G20 वैश्विक पारंपरिक ज्ञान भंडार और पारंपरिक ज्ञान का दस्तावेजीकरण करेगा, जो टिकाऊ जीवन में मॉडलों को प्रदर्शित करता है और ये भी सुनिश्चित करेगा कि इसे भावी पीढ़ियों तक पहुंचाया जाए। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन हुआ। G20 के नेताओं ने शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी हुए शरीक। जोहान्सबर्ग में G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल विकास के लिए 6 नए इनिशिएटिव का प्रस्ताव रखा। इसमें वैश्विक पारंपरिक ज्ञान भंडार की स्थापना, अफ्रीका स्किल मल्टीप्लायर पहल, ग्लोबल हेल्थ केयर रिस्पॉन्स टीम, नशीली दवाओं और आतंकवाद के गठजोड़ का मुकाबला करने की पहल, ओपन सैटेलाइट डेटा पार्टनरशिप और महत्वपूर्ण खनिज परिसंचरण पहल शामिल है। विकास पर आयोजित पहले सत्र में पीएम मोदी ने कहा कि इन पहलों से सर्वांगीण विकास हासिल करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि भारत के सभ्यतागत मूल्य आगे बढ़ने का रास्ता बनाते हैं। उन्होंने कहा कि G20 वैश्विक पारंपरिक ज्ञान भंडार और पारंपरिक ज्ञान का दस्तावेजीकरण करेगा, जो टिकाऊ जीवन के मॉडलों को प्रदर्शित करता है और ये भी सुनिश्चित करेगा कि इसे भावी पीढ़ियों तक पहुंचाया जाए। आपको बता दें, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ और G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी भी शरीक हुए। पीएम मोदी ने दुनिया को दिया फॉर्मूला, 6 नए इनिशिएटिव का दुनिया को दिया फॉर्मूला। जोहान्सबर्ग में G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल विकास के लिए 6 नए इनिशिएटिव का प्रस्ताव रखा। इसमें वैश्विक पारंपरिक ज्ञान भंडार की स्थापना, अफ्रीका स्किल मल्टीप्लायर पहल, ग्लोबल हेल्थ केयर रिस्पॉन्स टीम, नशीली दवाओं और आतंकवाद के गठजोड़ का मुकाबला करने की पहल, ओपन सैटेलाइट डेटा पार्टनरशिप और महत्वपूर्ण खनिज परिचय शामिल हैं। अगली बड़ी खबर है उत्तराखंड से धामी सरकार को लेकर बड़ी खबर। मुख्यमंत्री आवास पर आईएएस अधिकारियों की हुई बैठक। सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई बड़ी बैठक। सीएम धामी ने आईएएस अधिकारियों को दी स्पष्ट हिदायत। सीएम ने प्रशासन से तेज पारदर्शी अपनाने का किया आह्वान। फाइलों में देरी ना हो, निर्णय लक्ष्य आधारित हो, बोले सीएम। उत्तराखंड राज्य में आयोजित 2 दिवसीय एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस संपन्न होने के बाद सीएम धामी की अध्यक्षता में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में मुख्य सचिव आनंद बर्धन समेत सभी आईएएस अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों का स्वागत करते हुए कहा कि ये किसी औपचारिक संबोधन का अवसर नहीं है, बल्कि उनकी प्रशासन के लिए संवेदनशील और आत्मीय भावनाओं को साझा करने का अवसर है। साथ ही सीएम ने आईएएस अधिकारियों को स्पष्ट हिदायत दी कि फाइलों में देरी ना हो और निर्णय लक्ष्य आधारित हो।
सीएम ने प्रशासन से तेज पारदर्शी अपनाने का किया आह्वान। फाइलों में देरी ना हो, निर्णय लक्ष्य आधारित हो, बोले सीएम। उत्तराखंड राज्य में आयोजित 2 दिवसीय एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस संपन्न होने के बाद सीएम धामी की अध्यक्षता में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में मुख्य सचिव आनंद वर्धन समेत सभी आईएएस अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों का स्वागत करते हुए कहा कि यह किसी औपचारिक संबोधन का अवसर नहीं है, बल्कि उनकी प्रशासन के लिए संवेदनशील और आत्मीय भावनाओं को साझा करने का अवसर है। साथ ही सीएम ने आईएएस अधिकारियों को स्पष्ट हिदायत दी कि फाइलों में देरी ना हो और निर्णय लक्ष्य आधारित हो। अगली बड़ी खबर आ रही है यूपी से। यूपी की सियासत से बड़ी खबर, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला। बीजेपी हर धर्म के खिलाफ है, बोले अखिलेश यादव। बीजेपी खुद 2047 तक नहीं रहेगी, बोले अखिलेश। बीजेपी ना बंगाल जीतेगी ना यूपी, अखिलेश बोले। बीजेपी अपना घोषणा पत्र खुद नहीं पढ़ती, बीजेपी से सीखकर सपा 2147 का घोषणा पत्र जारी करेगी। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने इसके लिए अधिकारियों की टीम को लगा दिया है, इसलिए हमें सावधान रहने की जरूरत है। इनके निशाने पर कन्नौज भी आ गया है, ये बीजेपी वाले जीतने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। आपको बता दें, अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार ने इसके लिए अधिकारियों की टीम को लगा दिया है, इसलिए हमें सावधान रहने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी रणनीति के तहत ये सब एग्जिट पोल या टीवी चैनलों को वो नैरेटिव और परसेप्शन क्रिएट करने के लिए देते हैं। और ये बात भी छिपी नहीं है कि अगर चैनल्स को फंड न किया जाए तो चैनल्स नहीं चलेंगे, क्योंकि उनका प्रतिदिन का खर्चा बहुत है, महीने का खर्चा बहुत है, वो कैसे खर्चा निकलेगा। और फिर जो एजेंसी सर्वे करती हैं, जो एजेंसी सैंपल करते हैं, पता नहीं सैंपल कलेक्शन क्या था। जैसे यूपी का उदाहरण है, तो उनके एग्जिट पोल में और उनके अपने सर्वे में तो 2 ही तो जीत रहे थे, कि एक भी नहीं जीत रहे थे नहीं, एक भी नहीं जीत रहे थे। अगर सही तरह से उनकी सुना जाए तो बीजेपी पूरी हरा रही थी, हमें 0 कर रही थी। याद कीजिए, आप याद कीजिए। और फिर क्या हुआ, उनको कितना बुरे हारे। और सच्चाई में कह रहा हूं, जिला अधिकारी उस समय का फर्काबाद का बेईमानी नहीं करता, बेईमान जिला अधिकारी था वो। मैं फिर कहता हूं, मैंने पहले भी कहा, फिर कहता हूं, चाहे वो कोर्ट चला जाए, कहीं इस संस्था में चला जाए, सुना है बड़ा जिला मिला उसको उस बेईमानी की वजह से, लाठी चलवाई। और जब हम लोगों ने फोन करने की कोशिश की, बात करने के लिए, फोन भी नहीं कर रहे, सोचिए, कोई सुनने वाला नहीं था, और रिजल्ट बदल दिया। तो ये सब बेईमानी बीजेपी करती है, इसीलिए ये सब करवाया है। 2022 के चुनाव में बीजेपी के नेता सेंट्रल फोर्स लेकर के कन्नौज में जहां काउंटिंग हो रही थी वहां घुस गए थे और रिजल्ट बदल दिया। आप सेंट्रल फोर्स से कैसे लड़ लोगे, बताओ? आप मुझे बताओ, कैसे लड़ लोगे? कोई लड़ सकता है फोर्स से? कोई लड़ सकता है सरकार से? तो ये जो एग्जिट पोल है, डिमोरलाइज करने के लिए है कि निराश हो जाए वर्कर। इसलिए हम लोगों ने कहा निराश नहीं होना है, मजबूती से खड़े रहो। इनकी चंडीगढ़ वाली चोरी सबने पकड़ी है, और सीसीटीवी और तमाम चैनलों पे और तमाम कैमरों पे इनकी चोरी लगातार पकड़ी जाती है, बेईमानी पकड़ी जाती है, इनकी हरकतें पकड़ी जाती हैं। तमाम जानकारियों के साथ हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद जी, अखिलेश यादव बीजेपी पर लगातार हमलावर हैं। अखिलेश ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया है। अखिलेश 2027 के रणनीति के तहत हमलावर हो रहे हैं, क्या बताइए? बिल्कुल, देखिए 2027 को लेकर ये जरूर अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं, चाहे पार्टी हो। और जहाँ तक जिक्र एफआईआर है, जो एफआईआर को लेकर विपक्ष के साथ फैसला है, और विपक्ष की ये कोशिश रही है जनता को बताने की जो एफआईआर की प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं जो
लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश है। हालांकि बिहार का जो FIR हुआ सबसे पहले, उसके बाद अगर देखें तो पूरे 12 राज्यों में FIR हो रहा है, उसमें ये भी शामिल है और बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में FIR प्रक्रिया अभी तक चल रही है। कुल मिलाकर इसे एक राजनीतिक आरोप है। तो इसे जी बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए आपका। अगली खबर आ रही है प्रयागराज से। प्रयागराज दौरे पर सीएम योगी ने दिया लोगों को आश्वासन। माघ मेला में सुविधा संग संतोष श्रद्धालुओं को मिलेगी सुरक्षा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में कहा कि माघ मेला में संतों और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं और सुरक्षा प्रदान की जाएंगी। सिंचाई विभाग बाढ़ नियंत्रण और पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अस्पताल, हेल्थ सेंटर और एम्बुलेंस उपलब्ध रहेंगी। मेला क्षेत्र में साफ सफाई, शौचालय और प्रकाश की व्यवस्था की जाएगी। सुरक्षा के लिए पुलिस थाने और अग्निशम चौकियां स्थापित की जाएंगी। यातायात नियंत्रण और भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष बसें चलाई जाएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में कहा कि माघ मेला में कल्पवासियों, संतों और श्रद्धालुओं को उत्कृष्ट सुविधाएं मिलेगी। इसके साथ ही सुरक्षा के भी तगड़े प्रबंध होंगे। AI कैमरे से मेला क्षेत्र की निगरानी होगी। उच्च क्षमता के कैमरे भी लगाए जाएंगे। पहली बार माघ मेला टेंट सिटी बसाई जाएगी, जिसमें 200 कैंप होंगे। पहले सिर्फ कुंभ और महाकुंभ में ही टेंट सिटी बसाई जाती थी। माघ मेला की तैयारी करने, मां गंगा का पूजन और बड़े हनुमान जी का दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। लगभग 9 महीने के बाद यह अवसर फिर से मुझे प्राप्त हुआ कि मां गंगा का पूजन करके माघ मेले की इस बैठक को हम आगे बढ़ा सकें। इस बार माघ मेले की तैयारी के लिए भी उस प्रकार की व्यवस्था हम लोग देने का प्रयास कर रहे हैं। खासतौर पर पेंटून ब्रिज की, इसमें पहले तो माघ मेले की जो तिथि है, इस बार यह लगभग 15 दिन पहले आ रहा है। 3 जनवरी को पौष पूर्णिमा है, 15 जनवरी को मकर संक्रांति, 18 जनवरी को मौनी अमावस्या, 23 जनवरी को बसंत पंचमी, 1 फरवरी को माघी पूर्णिमा और 15 फरवरी को महाशिवरात्रि। ये 6 स्नान होंगे, जिनमें कल्पवासियों की संख्या पौष पूर्णिमा 3 जनवरी से लेकर के 1 फरवरी तक उनकी बड़ी संख्या रहेगी। और कमोवेश यहाँ देखने को मिलता है कि 20 लाख से लेकर के 25 लाख कल्पवासी इस पूरे मेले में 1 माह का यहाँ प्रवास करते हैं और इस 1 महीने के अपने प्रवास के दौरान यहीं पे माँ गंगा के सानिध्य में उनकी साधना चलती है, कठिन तपस्या चलती है। तो यह तो रहेंगे ही, लेकिन इन मुख्य स्नान जो पर्व पड़ेंगे, इन प्रमुख तिथियों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जन स्नान करने के लिए आते हैं। और हमारा अनुमान है कि लगभग इस पूरे लगभग 1.5 महीने के दौरान। अगली खबर है अयोध्या से। अयोध्या में धार्मिक अनुसंधान 25 नवंबर को पीएम करेंगे राम मंदिर में ध्वजारोहण। धार्मिक अनुष्ठान को लेकर तैयारियां तेज। धार्मिक नगरी अयोध्या में राम मंदिर में आरंभ हुए धार्मिक अनुष्ठान 25 नवंबर को दी जाएगी, जिसके बाद ध्वजारोहण कार्यक्रम संपन्न होगा। इस महत्वपूर्ण आयोजन में शामिल होने वाले लगभग 7,000 अतिथियों, सुरक्षा कर्मियों और श्रद्धालुओं के लिए ट्रस्ट बड़े स्तर पर तैयारी कर रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर में आगामी 25 नवंबर को आयोजित होने वाले ध्वजारोहण समारोह की तैयारियां जोरों पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र की ओर से कहा गया है
कि 25 नवंबर को होने वाले ध्वजारोहण समारोह की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं और इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई जानी मानी हस्तियां व गणमान्य भी शामिल होंगे। को लेकर व्यापक तैयारियां हैं। 25 नवंबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा ध्वजारोहण होगा और हम सब उसके साक्षी बनेंगे, साधु संत साक्षी बनेंगे, यहाँ की जनता साक्षी बनेगी, पूरा देश साक्षी बनेगा। आगामी विवाह पंचमी 25 नवंबर को श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण पूर्ण हो रहा है। शिखर पर ध्वजारोहण की तैयारी चल रही है। सभी अतिथियों को निमंत्रण भेजा जा चुका है। 24 नवंबर को मठों व मंदिरों में ध्वज फहराने का आह्वान। नगर निगम के साथ मठों व मंदिरों के संचालनकर्ताओं की एक बैठक हुई, जिसमें ये निर्णय लिया गया कि 24 नवंबर को मठों व मंदिरों पर भगवा ध्वज फहराया जाएगा। साथ ही मंदिर को दिवाली की तरह सजाया जाएगा। मंदिर प्रशासन ने बताया कि 25 नवंबर को राम मंदिर में आम श्रद्धालुओं की एंट्री बंद रहेगी। 26 नवंबर को बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को बिना किसी परेशानी के दर्शन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए रामलला का गर्भगृह 16 घंटे से ज्यादा समय तक खुला रहेगा। जो धर्मशालाएं हों, होटल हों, सब जगह व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था की गई है और ऐसे लगभग 6 से 7 हज़ार लोग यहाँ पर रहेंगे। विशेषकर चूँकि अयोध्या का ही सबसे अधिक उसमें स्थान है, तो अयोध्या में तो एक दिन पूर्व नहीं आएंगे लोग, उसी दिन आएंगे और बाहर से आने वाले जो लोग हैं वो एक दिन पूर्व आ जाएंगे, तो उनके निवास की व्यवस्था की गई है। अहमदाबाद में बनकर तैयार हो रहा है ध्वज। जानिए क्या है इसकी खासियत। राम मंदिर में फहराया जाने वाला ध्वज 22 फीट लंबा और 11 फीट चौड़ा है, जिसे कारीगरों ने पैराशूट फैब्रिक से तैयार किया है। झंडा वाटरप्रूफ, फायरप्रूफ और तेज हवाओं का सामना करने में सक्षम होगा। ध्वज पर सूर्य, ओम और कोटीदार वृक्ष अंकित हैं। राम मंदिर परिसर के 7 मंदिरों के ध्वज त्रिकोणीय होंगे और उन पर केवल ओम का चिन्ह होगा। ध्वजारोहण के 2 सफल परीक्षण पहले ही पूरे हो चुके हैं। आपको बता दें कि 25 नवंबर को पूरे देश में विवाह पंचमी का पर्व मनाया जाएगा और उसी दिन राम मंदिर पर ध्वजारोहण किया जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग में मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह हुआ था। इसीलिए इस दिन को विवाह पंचमी के रूप में मनाया जाता है। अगली बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर फिर हादसा। चलते ट्राले में पीछे से घुसी कार, 4 घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर रतलाम के आसपास सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक सप्ताह पहले रावटी थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत बीड के ग्राम भीमपुरा के समीप कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी थी, जिसमें कार में सवार 5 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं शिवगढ़ थाना क्षेत्र में ग्राम काजलिया पाड़ा स्थित जामड़ नदी के समीप आगे चल रहे ट्राले में पीछे से कार घुस गई। इससे कार के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए। इसमें कार सवार सूरत गुजरात के कपड़ा व्यापारी साहिल कुमार, पिता संजय कुमार, उनकी पत्नी और 2 बच्चे घायल हो गए। एयरबैग खुलने से चारों की जान बच गई। घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार कपड़ा व्यापारी सवार होकर शादी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नोएडा जा रहे थे। बताया जाता है कि वे रतलाम ग्राम काजलिया पाड़ा स्थित जामड़ नदी के पास से गुजर रहे थे, तभी आगे चल रहे ट्राले से उनकी कार जाकर टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का अगला और एक साइड के परखच्चे उड़ गए तथा साहिल, उनकी पत्नी व दोनों पुत्र घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिसकर्मी और एक्सप्रेस वे के कर्मचारी मौके पर पहुंचे तथा घायलों को मेडिकल कॉलेज भिजवाया। तमाम जानकारियों के साथ हमारे संवाददाता सरजीत सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सरजीत, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहा है, अधिकारी क्या जवाबदेही तय करेंगे? क्या ऐसे ही हादसे होते रहेंगे? जी
जिस तरह से दिल्ली मुंबई अपना हाईवे पे हादसा हुआ है, इसको लेकर भी जिस तरह से जांच की जा रही है, हादसे की वजह क्या थी। हालांकि इसके पहले भी जो हादसे हुए उसकी भी जांच की जा रही है, लेकिन हादसे की वजह क्या है, ज्यादातर वजह को देखते हुए भी इस मामले की जांच की जा रही है। हादसे जो है रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, आए दिन जो हादसे होते रह रहे हैं, इस पर अधिकारियों की भी पुष्टि नहीं आई है, लेकिन मामले की जांच की जाएगी। हादसे की वजह क्या हो रही है इसको देखते, ओवर स्पीडिंग से लेकर हर मामले की जांच की जा रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए आपका। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।